बुक, प्यार की सीढ़ियां। मैं ऊंचाइयों से हमेशा डरती रही हूं। घाटियां, पहाड़, नदियां, रेलवे स्टेशन की ऊंची पुलिया, सब मेरी रूह तक को हिला देते हैं। और हाँ, रिश्ते भी। अजीब है ना, लेकिन सच यही है कि रिश्तों की गहराई भी मुझे किसी खाई से कम नहीं लगती। और आज मुझे इन सबका सामना करना है। भाग्य लक्ष्मी, जल्दी आओ, ट्रेन छूट जाएगी। मां की आवाज ने मुझे झकझोर कर हकीकत में लौटा दिया। काश मैं सचमुच जल्दी आ पाती। मैंने बुदबुदाते हुए अपना गाढ़े भूरे रंग का ब्लेजर पहन लिया। सर्दी का मौसम, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। जरा सी ठंड और मैं खांसी से बेहाल। इसलिए जितने कपड़े मैंने पहने थे उतने ही अपने बैग में भी ठूस लिए। ऑटो आ पहुंचा। चलो सब लोग बैठो, पापा ने कहा। अरे भाग्य लक्ष्मी, ये बैग इतना भारी क्यों है? पत्थर भर लिए क्या इसमें? अनूप ने चिढ़कर कहा। चिंता मत करो, मैं उठा लूंगी, मैंने अकड़कर जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल पछता गई। बैग सच में जान ले लेने वाला था। ट्रेन तक पहुंचने के लिए हमें एक विशाल पुल पार करना था। मैं रुक गई। नीचे झांकने की हिम्मत नहीं थी। मैं कर लूंगी, हां, मैं कर सकती हूं, खुद से कहकर मैंने कदम बढ़ाया। लेकिन तेज चीखती ट्रेन की सीटी और मेरे दिल की धड़कन ने उस पुल को किसी डरावने युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। आखिरकार हम ट्रेन में चढ़े। ये रहे हमारे सीट नंबर, मां ने बताया। मैं ऊपर की बर्थ पर चढ़ गई। सबको नींद आ जाएगी और मैं चुपचाप अपनी कोरियन टीवी सीरीज माई लव फ्रॉम अनदर स्टार देखूंगी। मुझे वो सीरीज बहुत सुकून देती है, जैसे किसी ठंडी रात में गरम रजाई। करीब 3 बजे नींद की झपकी आने लगी। लेकिन तभी ख्याल आया, टॉयलेट जाना है। और मेरी सबसे अजीब आदत, मैं चलती ट्रेन में टॉयलेट नहीं जा पाती। अगले जंक्शन का इंतजार करने लगी। मुझे पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी अजीब सी लड़की हूं। थोड़ी देर में मैं नींद में डूब गई। सपना देखा, बारिश हो रही है, मैं पूरी भीग गई हूं। अचानक एक तेज लहर मुझे डुबोने आ रही है और मैं घबरा कर जाग गई। हे भगवान! अनूप, पागल हो गए हो क्या? असल में अनूप ने मुझे उठाने के लिए पानी मारा था। वो हंसते हुए बोला, दीदी, हम अंबाला पहुंचने वाले हैं। अंबाला, मेरा गांव। बचपन से वहां जाना हमेशा खुशी का कारण रहा है। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ है। इस बार सिर्फ ऊंचाइयों का नहीं, मुझे अपने दिल और रिश्तों की खाई का भी सामना करना होगा। हम मिलने जा रहे हैं एस.डी. वर्मा अंकल और उनके परिवार से। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुलाकात का असली कारण यही है। वे चाहते हैं कि मेरी शादी उनके इकलौते बेटे से हो, जो उनके फार्म हाउस में ही रहता है। उनका परिवार बहुत संपन्न है, लेकिन मैं कभी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, जो किसी दूर दराज के गांव में किसान बनकर रहता हो। मुझे लगता है वो मुश्किल से ग्रेजुएट होगा, एक संकीर्ण सोच वाला, सब पर हुकूमत करने वाला इंसान। गांव के मर्दों को कामकाजी लड़कियां नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ गृहिणी चाहिए। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। कुली धक्का मुक्की करते हुए डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, सिवाय मेरे। मैं अपने भारी बैग से जूझ रही हूं और अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ती हूं। औंधे मुंह, हे भगवान! मैं ट्रेन से गिर गई। क्या इससे बेहतर कुछ कर सकती हूं? धत तेरी, मैं खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि भीड़ के बीच से एक हाथ मेरी ओर बढ़ा। बिना देखे कि कौन है, मैंने वो हाथ पकड़ लिया और खुद को खड़ा कर लिया। खड़े होते ही मैंने अपने कपड़े झाड़े। फिर जैसे ही ऊपर देखा, मैं स्तब्ध रह गई। सामने खड़ा आदमी खतरनाक हद तक हैंडसम था। डॉट, थैंक यू, बस इतना ही कह पाई। वो सफेद कुर्ता पायजामा पहने था। उसके कुर्ते के ऊपरी बटन खुले थे। उसके परफेक्टली टोन्ड मसल्स और उभरे हुए बाइसेप्स कुर्ते से साफ झलक रहे थे। क्या उसे ठंड नहीं लग रही? शायद वो पहले से ही बहुत हॉट है। अचानक उसकी आवाज ने मेरा सम्मोहन तोड़ा। आप ठीक है? हाँ, जी, धन्यवाद, मैंने हकलाते और शर्माते हुए कहा। कितनी बार कहा है ध्यान से चला करो। मां ने झाड़ दिया। अनूप, मेरा भाई,
तो हंसी से लोटपोट था। अब उसे मेरे नए ट्रेन वाले कांड का मसाला कम से कम 1 महीने तक मिलेगा। तभी एहसास हुआ कि शर्मा अंकल का पूरा परिवार वहीं मौजूद था, और ये हैंडसम लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका इकलौता बेटा था। उसका नाम तक मुझे नहीं पता। ये और भी शर्मनाक था। मुझे आपका बैग दे दीजिए, उसने धीमे स्वर में कहा। ना, नहीं, मैं संभाल लूंगी, मैंने बुदबुदाया। हाँ, देखा तो मैंने अभी अभी। वो मुस्कुराया और लगभग मेरा बैग छीन ही लिया। कुछ ही देर बाद हम उनकी कार XUV में बैठे थे। अंदर बहुत आरामदायक माहौल था। वो गाड़ी चला रहा था और मेरे पेट में तितलियासी उड़ रही थी। फिर भी मुझे अब तक उसका नाम नहीं पता था। आखिरकार हम फार्म हाउस पहुंचे। चारों ओर प्रकृति से घिरा हुआ वो घर किसी सपने से कम नहीं था। गेट पर बेलों के फूल लटक रहे थे। एक नेम प्लेट चमक रही थी, वर्मास रेजिडेंस। और इमारत खुद, सांसें रोक लेने वाली खूबसूरत। जिंदगी में और कोई क्या चाहेगा। हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए रजाई में दुबककर तुरंत सो गई। जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा था। खिड़की से बाहर देखते हुए याद करने लगी कि मैं कहाँ हूं। फिर ध्यान आया, ये मेरा कमरा नहीं है। मैं उठी और नीचे हॉल में चली गई। वहां सब लोग रात का खाना खा रहे थे और मुझे अचानक एहसास हुआ मैं पूरे दिन सोती ही रह गई। आओ बेटा, खाना खा लो, आंटी ने कहा। वर्मा आंटी बहुत खूबसूरत है और साफ दिखता है कि उनके बेटे की अच्छी शक्ल सूरत उन्हें ही विरासत में मिली है। मिस्टर परफेक्ट भी वही हैं, मेरी मां के बगल में बैठकर अपने काम की बातें कर रहे हैं। क्या रौब है, जैसे मैं तो खाना खाते वक्त वहां मौजूद ही नहीं थी। अच्छा, मुझे भी कोई परवाह नहीं। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में लौट गए। अब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। शुक्र है कि मेरा लैपटॉप मेरे पास है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, मैंने कहा, और सामने खड़े हैं मिस्टर परफेक्ट। मां ने पूछा है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, धन्यवाद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो जाने ही वाले थे कि अचानक मुड़कर बोले, तुम लैपटॉप पर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस एक सीरीज। क्या मैं भी देख सकता हूं? ओह, ठीक है, मैंने कहा। मैं हैरान थी, क्योंकि डिनर टेबल पर तो उन्होंने मुझे जैसे नोटिस ही नहीं किया था। कोरियन सीरीज, और वो भी रोमांटिक? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे रोमांटिक कोरियन सीरीज पसंद है, मैंने तुरंत कहा। हॉरर मूवी नहीं है तुम्हारे पास? अरे वाह, समझ गई। जनाब फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मानना पड़ेगा, काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। मैं तो थोड़ी इंप्रेस हो ही गई। हॉरर मूवीज भी हैं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ मत देखो। मैं चिल्ला उठती हूं और ज्यादातर तो आंखें ही बंद कर लेती हूं, ताकि डरावना सीन आते ही तुरंत खुद को बचा लूं। ठीक है, तो चलो तुम्हारी रोमांटिक कोरियन सीरीज ही देखते हैं, उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? वो थोड़ा नाखुश लगे। हमें ठीक से मिलवाने का वक्त ही कहाँ मिला, मैंने सफाई दी। ठीक है, मेरा नाम दक्ष है, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। और मैं भाग्यलक्ष्मी, मैंने भी हाथ मिलाया। उनकी हथेली की गर्माहट ने मेरे ठंडे हाथों में जैसे एक झुरझुरी सी दौड़ा दी। रोमांटिक फिल्में वैसे भी मां बाप के सामने देखना मुश्किल होता है, और किसी हैंडसम लड़के के सामने तो और भी ज्यादा। तभी स्क्रीन पर हीरो हीरोइन एक दूसरे के करीब आने लगे। मैं असहज महसूस करने लगी, यहां तक कि शर्मा भी गई। सीरीज में वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं, और जब सीन के बाद हीरो हीरोइन के माथे पर हल्का सा चुंबन देता है, तो वो मेरा पसंदीदा पल था। इस सीन के बाद भी सीरीज चलती रही। मैंने चुपके से मिस्टर परफेक्ट का चेहरा देखने की कोशिश की। वो शांत थे, लेकिन फिर भी उनकी चेहरे की मांसपेशियां हल्की सिकुड़ रही थी, जैसे अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रहे हों। सीरीज रात 1 बजे खत्म हुई। वो उठकर जाने लगे। गुड नाइट भाग्यलक्ष्मी, गुड नाइट।
मिस्टर परफेक्ट, आई मीन दक्ष, आंखें सिकोड़ते हुए वो कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह मैं अपने कमरे से निकलती हूँ, दांत साफ करती हूँ, स्नीकर्स उठाती हूँ और खेतों की ओर निकल पड़ती हूँ। दिसंबर की ठंडी, कुहासे वाली सुबह थी, इसलिए मैंने मोटे ऊनी कपड़े पहन रखे थे। मन ही मन में मैं सोचते हुए चल रही थी कि आखिर रात को मैं क्या कर रही थी। अभी भी मेरे विचार बस उसी पर केंद्रित है। हाँ, वो बहुत हैंडसम है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो एक संकीर्ण मानसिकता वाला कंट्रोल फ्रीक है। ये सब सोचते हुए मैं ख्यालों में डूबी चल रही थी कि अचानक मेरा पाँव एक भारी पत्थर से टकरा गया। मैं पगडंडी के गीले हिस्से में बुरी तरह लड़खड़ा गई। गीली मिट्टी में गिरने के साथ ही ये भी समझ में आ गया कि मैंने अपना पाँव चोटिल कर लिया है। मदद चाहिए, मिस। अरे, ये वही है। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्यों हमेशा मेरी परेशानियों में मदद करने पहुंच जाता है? ओह, मैं गला साफ करके बोली, मैं संभालूंगी। चेहरा न देखते हुए, तुम बहुत जिद्दी हो भाग्य लक्ष्मी, बस हाथ दे दो। मैंने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने कसकर पकड़कर मुझे उठाया और ठंड जैसे और ज्यादा महसूस होने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और सहारा लेने के लिए उसका कंधा पकड़ लिया। घर में दाखिल होते ही सब हमें देखकर हैरान रह गए। अरे, क्या हुआ? मां ने पूछा। कुछ नहीं, मॉम, आपकी राजकुमारी फिर गिर गई, दक्ष मुस्कराकर बोला। ये सुनकर सब हंसने लगे। हूँ, ये कैसी हिम्मत? और वो मेरी मां को मॉम क्यों बुला रहा था? अरे, मेरी शंका सही थी, या शायद नहीं, ये जानना जरूरी था। तो अगली बार जब मुझे वो अकेला मिला, मैंने उससे सीधे सवाल किया। वो मेज पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने कहा। भाग्य लक्ष्मी, अभी मैं व्यस्त हूं। बाद में कर सकते हैं क्या? मेरी बहुत बड़ी कमी है मेरा अहंकार। तुमने मेरी मां को मॉम क्यों कहा? उसने नजर उठाई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? उसने कहा और हिसाब की किताब एक ओर रखते ही खड़ा हो गया। फिर मेरे पास आकर रुक गया। हाँ, मैंने हकलाते हुए कहा, वो मेरी मां है, तो तुम उन्हें ऐसा नहीं कह सकते। ओह, सच? वो थोड़ा और पास आया। हे भगवान, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पीछे हटना चाहती थी, लेकिन शरीर जैसे जम गया हो। मुझे पानी चाहिए। यहां अचानक बहुत गर्मी लगने लगी थी। अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके चेहरे के इतने पास मेरा चेहरा। उसकी नजरें मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। मैं नजरें झुका लेना चाहती थी। डर था कि वो मेरी आंखों से मेरी आत्मा तक न पढ़ ले। उसने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई और हल्के से अपने अंगूठे से मेरे होठों को छुआ। उस पल मैं सब कुछ भूल गई। चारों ओर की दुनिया जैसे रुक सी गई हो। बस उसकी बाहों का एहसास और उसकी गहरी भूरी आंखें। ओह, शायद यही एक आदमी है जिसके आसपास मैं यूं नरम पड़ सकती हूं, बिना कोई रोमांटिक फिल्म देखे भी। भाग्य लक्ष्मी, अचानक किसी और कमरे से आवाज आई। मैंने उसे धक्का दिया और खुद को संभालने की कोशिश की। वो अनूप था, जो कह रहा था, हॉल में आओ, मां तुम्हें बुला रही है। उस पल मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर छलांग लगा देगा। मैं जल्दी जल्दी मां के पास चली गई। शाम को सबने मिलकर शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट जाने का प्लान बनाया। तैयार होते समय मैं बड़ी कोशिश करती रही कि दोपहर वाला किस्सा ध्यान में ही ना आए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनी और ये सोचकर अजीब सा सुकून मिला कि इतने सारे कपड़े लाने की मेहनत बेकार नहीं गई। क्या मैं उसे प्रभावित करना चाहती हूं? बिल्कुल नहीं। सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन फिर भी मैं सामान्य से कहीं ज्यादा घबराई हुई थी। थोड़ी ही देर में सब तैयार हो गए और निकलने का समय हो गया। तुम दोनों दूसरी गाड़ी में जाओ, मां ने कहा। क्या? मैं चौंकी। मां मुझे एक लड़के के साथ अकेले भेज रही थी। मैंने जिद की, नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ ही जाऊंगी। हाँ, मॉम, दूसरी कार की जरूरत नहीं, मिस्टर परफेक्ट ने भी कहा।
धन्यवाद भगवान। दोपहर की तरह एक और स्कैंडल सहना मेरे लिए नामुमकिन था। नहीं, मां ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोग अलग गाड़ी से जाओगे, बस। और कोई बहस नहीं। मुझे समझ में आ गया कि मां क्या करने की कोशिश कर रही है। सच में, भारतीय माताएं कभी कभी बहुत सिरदर्द होती है। हम एक दूसरी कार में बैठे। ये एक ऑडी थी। कुहासे और अंधेरी रात के बीच जगमगाते स्ट्रीट लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मिस्टर परफेक्ट चुप रहे। चुप्पी तोड़ने के लिए मैंने बातचीत शुरू की। आपकी आगे की पढ़ाई का क्या प्लान है? क्या आपको आगे और पढ़ना है? उन्होंने कहा, भाग्य लक्ष्मी, मैंने पहले ही एमबीए किया है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में रिसर्च साइंटिस्ट भी रहा हूं। अब मैं पैदावार बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रहा हूं। साथ ही अपने पिता का बिजनेस भी सीख रहा हूं और अलसी का खेती भी कर रहा हूं। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। ओह, मैंने धीरे से कहा, तो फिर आपको ऐसी पत्नी चाहिए होगी जो आपके साथ रह सके? मतलब, एक हाउसवाइफ। हाँ, भाग्य लक्ष्मी, मैं निश्चित रूप से ऐसी पत्नी चाहता हूं जो मेरे साथ रह सके। मुझे पता था, एक संकीर्ण मानसिकता वाला कंट्रोल फ्रीक हूं, लेकिन उसने आगे कहा, अगर मेरी पत्नी काम करना चाहे तो वो मेरे साथ हमारे बिजनेस में काम कर सकती है। वो हमेशा मुझे चौंका देता है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं अक्सर उलझ जाती हूं कि आखिर वो मुझसे ही शादी क्यों करना चाहता है। उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है। अचानक गाड़ी रुक गई और मैंने देखा कि हम एक पहाड़ी के पास थे। ये कहाँ आ गए हम? मत कहना कि कार खराब हो गई है। नहीं भाग्य लक्ष्मी, प्लीज वो रोमांटिक फिल्में देखना बंद करो जिनमें हीरो हीरोइन की गाड़ी खराब हो जाती है और वहीं से रोमांस शुरू हो जाता है। वो हंसते हुए बोला, जो भी हो, ये मेरा ख्याल था। फिल्मों से इसका कोई लेना देना नहीं। मैंने झुंझलाकर कहा, चलो। कहा, ऊपर, पहाड़ी की चोटी पर। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं वहां नहीं जाने वाली हूं। जिद्दी लड़की। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब हम ऊपर पहुंचे तो सामने दूसरी ओर नदी नजर आई। ये दृश्य इतना सुंदर था कि सांसें थम सी गई। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद अजीब बात थी कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि भीतर एक रोमांच और खुशी का एहसास हो रहा था। ठंडी हवा मेरे बालों को चेहरे पर उड़ा लाई। ये कितना सुंदर है, इससे ज्यादा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। अचानक मिस्टर परफेक्ट एक घुटने पर झुक गए, जेब से एक अंगूठी निकाली और दुनिया के सबसे जादुई शब्द कहे, आई लव यू, भाग्य लक्ष्मी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस पल मैं सन्न रह गई। मिस्टर परफेक्ट, और वो भी घुटनों पर बैठकर मुझसे शादी की मांग कर रहा था। ये सच कैसे हो सकता है? ऐसी बातें तो सिर्फ फिल्मों में ही घटती है। काश ये पल सदा के लिए थम जाए। भाग्य लक्ष्मी, प्लीज जवाब दो। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और यहां बहुत ठंड है। मैं मुस्कराई, आंखें आंसुओं से भीग गई और मैंने कहा, हां। खुशी से झूमते हुए वो उठा, अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और मुझे कसकर गले से लगा लिया। उसकी सांसें मेरे कानों से टकराई जब उसने कहा, मुझे तुम पहली बार में ही पसंद आ गई थी, जब मां ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। और उससे और भी ज्यादा तुम तब पसंद आई जब तुम ट्रेन से गिरी थी। तो फिर मुझे हर बार गिरना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें उसी वक्त चाहा था कि मैं तुम्हें किस कर लूं। जब हम वो सीरीज देख रहे थे, उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, आई लव यू, मेरी लक्ष्मी, मेरी पत्नी भाग्य लक्ष्मी। मैंने उसकी ओर देखा। उसके होंठ मेरे होंठों से छू गए और उसने मुझे धीरे से चूमा। आई लव यू टू, मैंने खुशी से जवाब दिया। और फिर हर दूसरी रोमांटिक कहानी की तरह हम दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी आने वाली कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।